शायद ये बात उसने नहीं कही है, उनके अंदर से उनके अंदर से वो ये देख रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं कर रहा, वो ये काम कर रहे हैं तो सिर्फ समाज के लिए कर रहे हैं। समाज में सुधारा हो, कुछ लोग टैलेंट बनके आगे आए और हमारे देश में हमारे देश को तरक्की दें, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। इसलिए वो बड़े अंदाज में ये बात आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ सब लोगों के सामने और अच्छे इनाम की उम्मीद भी रखता हूँ आप लोगों के लिए कि बेहतरीन इनाम इंशाल्लाह आपको हिदायत करेंगे। आइए पहले तो फड़फड़ाया पिंजरे में देर तक, सारी भाई के लिए ये शेर है कि पहले तो फड़फड़ाया हूँ पिंजरे में देर तक, फिर बाद में शिकस्त से समझौता कर लिया। तो बेचारे सरकार के नहीं बैठ ना जाए, ये नहीं हो आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। आइए अगली तलबा है मेमन हलीमा रफीक है, मेमन हलीमा रफीक भाई। औद्योगिक क्रांति के बाद फैक्ट्रीज को चाहिए थे ऐसे लोग जो 9 से 5 तक काम करें, जो नियमों का पालन करें, जो यूनिफॉर्म पहने और जो सवाल न करें। और तब से शुरू हुआ मॉडर्न स्कूल यानी आधुनिक विद्यालय। और तब से लेकर और जो अंग्रेजों थे उन्होंने भारत में ये संकल्प डाला और तब से लेकर आज तक हम सब सिर्फ एक ही दौड़ में लगे हुए हैं, मार्क्स, एग्जाम, डिग्री, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए। और आज भारत में नौकरी एक व्यवसाय बन चुका है और इस व्यवसाय में चल रहे धोखे और घोटाले, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, एसएससी एग्जाम घोटाले हो, या फिर स्टूडेंट्स को लूटने वाले कोचिंग सेंटर हो, या फिर कॉलेज प्रवेश के लिए चल रहा भ्रष्टाचार, ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग को सीमित करें। ये सारी की सारी चीजें हमें मजदूर बना रही है, लीडर नहीं। ये सारी की सारी चीजें हमें मजदूर बना रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि शिक्षा का असली मतलब क्या है? शिक्षा का असली मतलब है सोच। शिक्षा का असली मतलब है स्वतंत्रता। शिक्षा हमें क्या सिखाती है? शिक्षा हमें सिखाती है सोचना, शिक्षा हमें सिखाती है सवाल करना, शिक्षा हमें सिखाती है सच और झूठ में फर्क करना, शिक्षा हमें सिखाती है गलत के खिलाफ खड़े होना, शिक्षा हमें सिखाती है जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है खुद को पहचान। लेकिन हमारा तंत्र क्या कर रहा है? 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम, 12वीं के बाद कौन सी नौकरी, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेईई, सीए, सबका एक ही मकसद, रोजगार। अगर आपको मिल गया तो आप अगर आपको मिल गया तो आप सफल और नहीं मिला तो आप असफल। लेकिन आजकल तो बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले लोग भी बेरोजगार बैठे। आप मलाला यूसुफ को तो जानते ही हो। मलाला यूसुफ एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, जहाँ पर लड़कियों का
सुधार के लिए पहले लोग पढ़ाते थे इसीलिए कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। उसके पीछे ये है कि मेरा बच्चा अगर चार के बीच में बैठेगा तो अच्छी सोच देगा, अच्छी बातें देगा, माशरे में इल्म फैलाएगा, नूर फैलाएगा। ये उनकी तकरीर का लबाब था। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। बड़ी जल्दी अभी फारूक आजम की एक तलबा पठान सफीका फारूक खान। मेरा नाम है पठान शफिया, फारूक आजम स्कूल 11 आर्ट्स में पढ़ती हूँ। यहाँ उपस्थित आचार्य श्री, मेहमान श्री और मेरे सभी साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे जीवन में सबसे अहम चीज़ क्या है? हमारा रोज का जीवन किस पर टिका हुआ? तब हम सभी के दिमाग में एक ही आंसर आता है, वो है खाना, खाना, बस खाना। खाना दो तरह का, एक घर का तो दूसरा बाहर, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड, चलिए आज इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि क्या ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक है कि नहीं। स्ट्रीट फूड का अर्थ होता है बाहर ठेले पे से लाया हुआ खाना, जैसे पानीपुरी, मोमोज, वड़ा पाव, आलू टिक्की, चाट, समोसा वगैरह। न साड़ी की तारीफ चाहिए न झुमकों की बात, न साड़ी की तारीफ चाहिए न झुमकों की बात, बस एक प्लेट मोमोज हो और तीखी चटनी साथ। दिन टूटे या बारिश हो या तो हर वक्त की याद है, स्टीम हो या फ्राई हो, मोमोज बेशुमार। इसे कहते हैं स्ट्रीट फूड की लत। तो चलिए सभी मिलकर एक सच्चाई स्वीकार करते हैं, हम सभी कभी ना कभी तो स्ट्रीट फूड के दीवाने रहे। गोलगप्पे की लाइन हो, चाट की खुशबू हो या समोसे का गर्मा गर्म क्रंच, मन तो यही कहता है भैया एक प्लेट और देना। सड़क के खाने का मजा कुछ अलग ही होता है, वो सस्ता, स्वादिष्ट और सुविधाजनक होता है, किंतु इनसे हमें कई गंभीर खतरे भी जुड़े होते हैं। पहला खतरा खाद्य जनित बीमारियाँ, दूसरा खतरा बासी या मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल और तीसरा खतरा बार बार गर्म किया हुआ तेल। स्ट्रीट फूड का हद से ज़्यादा उपयोग करने से यह हमें फूड पॉइजनिंग, डायरिया, टाइफाइड और दूसरी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ स्वाद देख रहे हैं या उस खाने की गुणवत्ता और सफाई की? तो चलिए सोचते हैं, जिस पानी से गोलगप्पे बने हैं क्या वो पानी साफ है? जिस तेल में पकौड़े तले जा रहे हैं क्या वो तेल बदला हुआ है? जिस हाथ से वो खाना बना रहे हैं क्या वो हाथ साफ है? हमें जवाब अक्सर नहीं मिलता है। अब हमें जानना होगा कि स्ट्रीट फूड से बचने के लिए क्या किया जाए। पहला उपाय हमेशा भरोसेमंद और साफ सफाई वाले स्टॉल से खाना लें। दूसरा, हमेशा गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाएं। तीसरा, स्ट्रीट फूड को घर में बनाने की कोशिश करें ना। आजकल गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमें कई ज़्यादा जानकारी दे सकता है। बच्चों और बूढ़ों को स्ट्रीट फूड से दूर रखें। स्ट्रीट फूड इन पर सबसे जल्द असर करता है। चलिए सभी मिलकर एक संकल्प लें, स्वाद से ऊपर रखेंगे अपनी सेहत और स्ट्रीट फूड से रखेंगे थोड़ी दूरी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जो दिखे स्वाद में जरा खास, उनके पीछे छुपा होता है बड़ा विनाश। सड़क का खाना अक्सर मज़ा ले जाता है, अक्सर स्वाद ले जाता है, पर हमारी सेहत अक्सर छीन ले जाता है। थैंक यू सो मच। दरअसल वो नाम मैंने गलत उनका ले दिया, फिर मुझे एक शेर याद आ गया कि वो बोलता था फिर बेच के मिट्टी चला गया। वो बोलता था बेच के मिट्टी चला गया, मैं चुप खड़ा रहा, मेरा सोना लगी है। तो बड़ी अच्छी बात हमने पेश की। आई है बड़ी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। बुखारी मोहम्मद रशीद हमको स्कूल में पढ़ना है। बुखारी मोहम्मद रशीद और अपनी बात बड़े अच्छे अंदाज में उस अंदाज में अपना नाम जोर से अनाउंस करो। अपना नाम का जोर से अनाउंस करो पीछे। Good afternoon, Paragon present here. I am Bukhari Mohammed Rashid. Good afternoon, Paragon present here. I am Bukhari Mohammed Rashid and I am from our school. Here to present my topic, post of which past politicians I would like to. If given such opportunity, one name comes to my mind, Dr. APJ Abdul Kalam. Now, some of you might wonder, why not a fierce freedom fighter or a mighty king or another politician? Well, the answer would be simple. Dr.
built mind. He was a dreamer who built hopes, and he was a scientist who had missiles in his heart. If I could stand face to face with his ghost, I don't think I'd see a man in a grand royal robe or a fancy gown. I'd rather see a simple man, just as he remembers. A gentle smile, those white hair, and those eyes that seem to say, you can do it. If I had one question to ask you, I think I'll just ask, sir, in today's world of constant competition, stress, and tension, how do we keep our dreams alive? And to be honest, I think we'll just say one thing. Dreams aren't what you see when you sleep, but they are what you see but don't let you sleep. And those words are enough to make up an entire generation. I want to hear his life story once more. How a small boy from Rameshwaram selling newspaper ended up becoming the president of one of the biggest countries in the world, India. How he proved that greatness isn't given to you. You have to earn it through efforts, discipline, hard work. How could he stay in the Rashtrapati Bhavan and still choose to sit cross-legged with the students answering them simple questions? I believe his goals would remind us that success isn't about the titles, but it's about the lives you touch. The real strength of India doesn't lie in its economy, its weapons, its power. It lies in us, the youth of the country. And before he left, I can almost hear him challenge us. Don't complain about the country you haven't in your hand. Work for the country you want. Friends, meeting the ghost of APJ Abdul Kalam wouldn't be asking him to change the world for us. It would be something along the lines of us giving the guide. And if I do meet him one day, I'll just say, I won't ask him, sir, please change the world for us. I'll just tell him, sir, we are ready to finish off what we started. 15 seconds. Thank you. आइए मुबारकबाद के साथ में उनको स्कूल के तलबा कमर अहमद खान से रिजल्ट कराएं और उसके बाद हमें की बोल उमर अहमद खान। मेरा नाम है अहमद खान। आप सभी का यहाँ आने के लिए और मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए दिल से शुक्रिया। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे देश इतना पीछे क्यों रह गया है? वो इसलिए कि हमारे देश में एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि एजुकेशन कैसा दिखना चाहिए। आप लोगों में से कई लोगों को भी पता होगा कि भारत में एजुकेशन का लेवल कैसा है। कोई उसे बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करता है तो कोई अलग तरीके से। एंड हमारे यहाँ एजुकेशन का इतना बुरा हाल क्यों है? पहला तो ये कि बच्चों को चीज़ें सिर्फ रटाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ पास होने से फ़र्क पड़ता है और चीज़ें सिर्फ पास होने से नहीं बल्कि अच्छी मार्क्स लाने से फ़र्क पड़ता है। उनमें भी ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही रटते आते हैं चीज़ों को और एग्ज़ाम्स के बाद भूल भी जाते हैं। फिर अच्छे मार्क्स वालों में थोड़े ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें बहुत प्रेशर में पढ़ना पड़ता है अपने ड्रीम्स को दबा कर। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा एथलेटिक्स में अच्छा है, उसका स्पोर्ट्स में कोई ड्रीम है, लेकिन वो चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं पेरेंट्स, उसके पढ़ाई के ऊपर उसको पढ़ाई के ऊपर ही प्रेशराइज करते रहेंगे, दबाव डालते रहेंगे और वो बच्चा अपने ड्रीम को कभी अचीव नहीं कर पाएगा। दूसरा ये कि जिन बच्चों को पढ़ाई में कोई स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्ट होता भी है तो उनके घर वाले अपनी मनपसंद स्ट्रीम के हिसाब से नहीं जाने देते, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से आर्ट्स की कोई इज्जत नहीं है और ना ही ज़्यादा जॉब प्लेसमेंट्स है। और दूसरी की तरफ उन्हें लगता है कि साइंस अगर अपने बच्चों को दिला देते हैं तो अपने रिलेटिव्स और समाज में उनकी बहुत अच्छी इमेज बनेगी और इस वजह से बच्चा अपने लक्ष्य से भटक कर उस चीज़ में चला जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरा ये कि टीचर्स का काम होता है, टीचर्स का काम होता है सिर्फ पढ़ना पढ़ाना, लेकिन फिर भी उन्हें वो काम सौंप दिए जाते हैं जो सरकार के होते हैं। हर दिन कोई नया काम आ जाता है, जैसे KYC कंप्लीट करवाना, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना, जैसे खेल महाकुंभ की वेबसाइट होती है। तो इसके कारण क्या होता है, टीचर्स अपने सिलेबस में पीछे छूट जाते हैं, उन्हें फिर सिलेबस जल्दी खत्म करवाना पड़ जाता है और वो जल्दी करवाने की भाग दौड़ में बच्चों को ढंग से समझ आती भी नहीं बहुत सी चीज़ें। चौथा ये कि बच्चों को अलग से ट्यूशन लगवाने पड़ते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई में क्या कमी रह गई जो बच्चों को अलग
के ऊपर जज करे जाते हैं। राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल की छत टूटने पर 7 बच्चों की जान चली गई और 27 घायल हुए। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार पढ़ाई लिखाई के मामलों में कैसी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने एजुकेशन से स्कूल को कैसे सुधार सकते हैं। पहले तो बच्चे जितने फिजिकली स्पोर्ट्स में एक्टिव रहेंगे उनका दिमाग उतना ही तेज रहेगा। दूसरा ये कि पीटीएम्स में टीचर्स को, पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि हिसाब से जो करना है, उनके मन के हिसाब से बच्चों को जो करना है वो करने दें, यानी बच्चों को अपना पैशन फॉलो करने दें। आज के ज़माने में हर अमीर शख्स यही सोचता है अपने पापा का बिजनेस हैंडल करेगा, बड़े होकर लाइफ सेट रहेगी, पर कोई उस गरीब के बच्चे के बारे में नहीं सोचता जिसे सच में बड़े होकर कुछ करना है, अपने दूर देश की करप्शन दूर करनी है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो भले क्राइम्स के मामले में बहुत आगे है, लेकिन उसने एजुकेशन के मामले में हमारे गुजरात को भी मात दी है। वो ऐसे है उसकी आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूल्स को इतना सुधारा है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले बच्चे भी अपना नाम कटवा कर सरकारी स्कूल्स में आ रहे हैं। और देखा जाए तो गुजरात 18th रैंक करता है एजुकेशन में, मीनवाइल दिल्ली का रैंक है 3rd। बगैर किसी तकलीफ के रिजल्ट का मतलब सैयद मान साहब का जो बच्चा है वो सैयद अमान हमको से सुनाए गए सैयद अमान बैलेंस पहले तो सरकार शुक्रिया सरकार के लिए। और आज मैं स्पीच देना चाहूँगा एजुकेशन के ऊपर। और इसी में कि एजुकेशन में ये जो सिखाते हैं स्कूल में, उसमें ये नहीं सिखाते कि कैसे कैसे कमाएं। और जैसे कि बड़े हो जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि घर वाले ये पैसा कैसे कमाएं। और स्कूल में ये नहीं सिखाते, स्कूल में तो ये सिखाते कि मार्क्स क्या है, कितने मार्क्स लाया। फिर बच्चा बड़ा होता है फिर कितने पैसा का है, और पहले ये खबर नहीं होती बचपन में। उसको सिखाया ये है कि क्वेश्चन ये रहा है, आंसर ये रहा है, ये याद करो। हम ये नहीं सिखाते कि पैसा का। मैंने ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरी ऑटोबायोग्राफी है, ये मैंने इधर से बोली हुई। और ये मैंने जितना भी सीखा है ये मेरे पापा से सीखा है, वही सिखाते हैं। दूसरा तो कोई सिखाएगा नहीं आज के ज़माने में। और ये जितना भी एजुकेशन है स्कूल में पहले भी यही सिखाते हैं कि जॉब करो, वो करो। बाद में फिर जिसका मन लगता है बिजनेस में वो करता है, और जिन्हें ये लगता है वो जो भी करते हैं वही महीने रोज जाओ 500 कमाओ, महीने में 15,000। और फिर उसमें आपके शौक पूरे नहीं होंगे। आज मैं भी खड़ा हूँ, ये दरिया और ये जो पेनी है ये तो नहीं कमा के लाया, मेरे पापा से मांगी तो मुझे दिखाई। पर मेरा भी ये शौक है कि ये आगे चल के मैं खुद ले सकूँ और उनको दे सकूँ। और ये जितना भी है सर ने जो किया है अपने बारे में उनके लिए भी शुक्रिया। और स्कूल में सबने पहले जो है टीचर्स ने जो है वो सिखाते हैं। मैं पहले ये कहूँगा कि वो अपने एज में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। क्योंकि जो स्कूल में जो टीचर है वो ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, और थोड़े अच्छा है तो ज़्यादा अच्छा है। पर वो ज़्यादा ओल्ड होंगे तो फिर बच्चों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा उनके साथ। और स्कूल भी वो ओल्ड एज के हो चुके हैं। अगर सरकार की दे दी है वो ओल्ड एज दे दी है, बड़े यंग देने चाहिए। और अगर सरकार के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, अगर वो यंग को भेज देगी तो आपको बताइए आप लोग कैसे हो। अगर यंग भेजेगी तो फिर स्कूल की हालत क्या होगी। 15 सेकेंड्स। मेरे जो मैं बोल रहा हूँ तो मनसीब बोल रहा हूँ, मैं लिखा हुआ कुछ नहीं है। सर ने बोला तो जाना होगा। आप सबका शुक्रिया।